आज मैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑडिटिंग का है उसको लेकर आए हैं। पहले वाली जो हमारी वीडियो है उसमें 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस किए थे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन तो वहाँ देख लिए थे, 6 क्वेश्चन आज देखना है। तो जो बच्चे अभी हमारी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले हमारे फर्स्ट वीडियो को जाकर वो देख लें, और वो सभी बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को नहीं किए हैं, वो कर लें ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा ऑडिटिंग का आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन। इसी को वेरिफिकेशन भी कहते हैं और इसी को कहते हैं सर्टिफिकेशन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, यानी हमारे जो बिजनेस के एसेट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन करने का मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हाउ फार इज द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल एज रिगार्ड टू देयर वैल्यूएशन। ये जो वैल्यूएशन की जाती है ये एक ऑडिटर के द्वारा की जाती है। तो कहता है कि एक ऑडिटर जब किसी भी एसेट का वैल्यूएशन करता है तो उसके द्वारा अगर कुछ कमी पाई जाएगी या फिर एक ऑडिटर जो वैल्यूएशन करता है उसका रिस्पॉन्सिबल कहां तक एक ऑडिटर होता है। हिंदी में क्वेश्चन को देख लेते हैं। संपत्तियों के समापन का क्या उद्देश्य है, उनके मूल्यांकन के संबंध में आज्ञाचक कहां तक उत्तरदायी है। तो जैसा कि हम पहले भी बताए हैं कि अभी हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल देख रहे हैं, तो हम लोग शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि ये सारी चीजों का हमारा जो क्लास चलता है ऑफलाइन क्लास, उस क्लास में सारी बातें बताई जा चुकी है। तो बस एक बार हम फिर से आप लोगों को रिवीजन करवा रहे हैं शॉर्ट में। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आएगा, हम इस तरीके से और इस ढंग से बताने की प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड है वेरिफिकेशन, एक वर्ड है वेरिफिकेशन जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि वेरिफिकेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन का मतलब सिंपल सा शब्दों में समझिए तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो सत्य है उसको सत्य करना, यानी जो सत्य है उसके सत्य होने की सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना, यानी जो सत्य बताया गया है उस सत्य बताए गए बातों को उसके सत्यता की जांच करना ही वेरिफिकेशन कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई भी बिजनेस चलाई जाती है तो बिजनेस के चलाने पर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो बिजनेस होता है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाती है और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनली जो हम लोग ऑडिटिंग रिपोर्ट बनाते हैं उसके बनाने के लिए, उसकी जांच के लिए, ठीक है, कौन आते हैं, ऑडिटर आते हैं। तो ऑडिटर जब आते हैं तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है। यानी आपके द्वारा, आपके अकाउंटेंट के द्वारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई है उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ठीक है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके अकाउंटेंट के द्वारा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है उसको वो चेक करता है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हो उसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर्स या किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड तो नहीं है। उस एरर्स और उस फ्रॉड को पकड़ने के लिए या उसे जांच करने के लिए, उसकी सत्यता को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि वेरिफिकेशन करने का अर्थ क्या होता है। ये तो हम समझ गए कि वेरिफिकेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है उसकी सत्यता की जांच करना। आज के समय में जो ऑडिटर है, ठीक है, उसका काम बहुत बृहत हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि आपके द्वारा जो बुक्स अकाउंट्स बनाए गए उसमें डिफरेंट टाइप्स के एरर्स, डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉड आपके द्वारा की जा सकती है या हो जाती है। तो उन चीजों का वेरिफिकेशन करना, क्योंकि किसी भी बुक्स अकाउंट्स के द्वारा जो सर्वा चेकिंग जो होता है वो एक सीए का होता है और एक सीए जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाकर शो करता है तो उसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के परिणाम के, उस रिजल्ट के बेस पर उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी के द्वारा सभी कामों को पूरा किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह बुक्स ऑफ अकाउंट सही रूप से चेक कर वेरिफिकेशन कर उसको बनाया जा सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिफिकेशन
जब इस क्वेश्चन को हम बनाना शुरू करेंगे तो पहले वीडियोज में हम बताए भी थे किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले तो आप उसके इंट्रोडक्शन यानी परिचय के अंतर्गत आप उसके मीनिंग और डेफिनेशन को बताएंगे, जो भी हम बात बताए हैं। दूसरा, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी वेरिफिकेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, संपत्तियों की विद्यमानता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस एसेट्स को आप शो कर रहे हो, जिस एसेट्स, हम क्योंकि किस चीजों के एसेट्स के वेरिफिकेशन की बात हम कर रहे हैं, तो जिस एसेट्स का आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली में वो एसेट्स आपके बिजनेस का है या बस आपको दिखाया जा रहा है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बुक में जो आपने एसेट्स को शो कर रखा है या शो कर रहे हैं, क्या वो शो ही केवल हो रहा है या रियली में वह एसेट्स आपके बिजनेस का है। पहली पॉइंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रॉपर वैल्यूएशन, सही मूल्यांकन का उद्देश्य। दूसरा जो वेरिफिकेशन करने का उद्देश्य होता है, उद्देश्य यह होता है कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस एसेट्स का जो प्राइस दिखाया है, जो प्राइस आपने रखा है, क्या वह बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्चुअल प्राइस है या नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो सकता है जिस एसेट्स को आपने दिखाया है उस एसेट्स का एक्चुअल कॉस्ट कुछ हो और आपने अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में किसी और अमाउंट को भी शो कर सकते हैं। तो एक ऑडिटर का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यह उसका वर्क होता है कि उन चीजों का वो वेरिफिकेशन करे। तो अब सवाल यह होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सर वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो पिछली वीडियोज में मैंने चर्चा भी किया था वाउचर के बारे में, यानी वाउचर की मदद से एक ऑडिटर क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाले गए जितने भी आइटम्स होते हैं उनका वह मिलान करता है और सत्यता की जांच करता है। तीसरा पॉइंट, ऑनरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन द एसेट्स। अभी जस्ट हम ऊपर में बताए थे कि जो एसेट्स को आप दिखा रहे हो, क्या वह एसेट्स आपके संस्था का ही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही है, या कोई निजी यानी कोई प्राइवेट एसेट्स को कहीं ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स तो नहीं दिखाया जा रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसी एसेट्स हो जो कि किसी ऑनर के घर का कोई एसेट्स हो और वेरिफिकेशन करने वक्त बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाने वक्त उस जो आपका प्राइवेट, जो आप ड्राइंग जिसको आप कहते हो, उस एसेट्स को हो सकता है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करके दिखाना चाह रहे हो। तो यह तो फर्जरी होगा, ये तो फ्रॉड करना होगा। तो इसकी एक ऑडिटर को भी जांच करना होता है कि जिस एसेट्स को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हो, क्या उस एसेट्स का ऑनरशिप उस ऑर्गेनाइजेशन का है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल ओवर फ्रॉड। साथ ही साथ किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत किसी भी एसेट्स का जो वेरिफिकेशन किया जाता है, तो उसके वेरिफिकेशन करने का जो मेन पर्पस होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, वह ऑब्जेक्टिव यह होता है कि जितने भी प्रकार के आपके बिजनेस के अंदर फ्रॉड किए गए हैं, वो सभी प्रकार के फ्रॉड को पहचानना और उसे रोकना, उस फ्रॉड को दूर करना, उनका प्रिवेंशन करना, उन्हें रोकना और उसे दूर करना, इसका मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी बहुत बड़े मायने रखते हैं। अब आप कहेंगे सर ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब हम नहीं समझ रहे हैं। तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब यह हुआ कि जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं कि हम अपने बैलेंस शीट को बना रहे हैं या किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बना रहे हैं। मान लीजिए वहां पर ABC 3 एसेट्स है। एक एसेट्स का दाम मान लीजिए 10,000 है, दूसरे एसेट्स का दाम 12,000 है और तीसरे एसेट्स का 15,000 है। ठीक है, हमने जो यहां पर ABC 3 जिस एसेट्स का प्राइस लिखे वो प्राइस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। प्राइस कहीं से भी हम रॉन्ग नहीं ला रहे, प्राइस तो सही दिखा रहे हैं। लेकिन इसका जब हम कैलकुलेशन कर तो यहाँ कैलकुलेशन मेरा कितना होता है 10, 20, 30 यानी 37,000 होता है। और यहाँ पे बाय मिस्टेक हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 39,000। तो अब ध्यान देंगे, ये जो एसेट्स है, इस एसेट्स का प्रॉपर जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो तो बिल्कुल करेक्ट हमने लिखा है, लेकिन उसका जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है, सम है, वो हमारा क्या है, रॉन्ग है।
तो यह भी वेरिफिकेशन करना होता है, यह भी चेक करना होता है कि जिस भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंतर्गत एसेट्स को दिखाया जा रहा है, क्या वह एसेट्स का प्राइस एक्चुअल में रिलायबल यानी करेक्ट है या नहीं है। तो बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें मुख्य रूप से इन ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा मैंने किया है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि जब किसी भी एसेट्स का आप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो एक ऑडिटर को बहुत चातुर बनना होता है, बहुत उसे फ्रीली माइंड रहना होता है, बहुत उसके अंदर ऑनेस्टली वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे हर लोगों को सही या हर लोगों को गलत नहीं समझना होता है। बहुत सारे उसके अंतर्गत जो मैंने क्लास में आपसे डिस्कस किया भी था। तो यहां पर मुझे यह देखना है कि एक ऑडिटर जिस समय बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, यानी उसका वेरिफिकेशन कर रहा है, उसका सर्टिफिकेशन कर रहा है, तो उस वक्त वेरिफिकेशन करने वक्त संस्था के किसी भी स्टाफ की सहायता नहीं ली जानी चाहिए। एक ऑडिटर जब किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी एसेट्स का वेरिफिकेशन कर रहा है तो उसके वेरिफिकेशन प्रोसेस में उस संस्था के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सभी एम्प्लॉइजों में किसी की भी मदद, किसी की भी हेल्प नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि वह स्टाफ भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का है। अगर हो सकता है किसी भी प्रकार का एरर या फ्रॉड होगा तो वह स्टाफ उसे छिपा सकता है। दूसरा पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यह ध्यान रखना होगा कि क्या ओनली करंट ईयर का ही, क्योंकि आप जान रहे हो कि जब बैलेंस शीट ये जो आप बना रहे हो पीएल अकाउंट, ये केवल करंट ईयर का होता है, क्योंकि प्रत्येक साल करंट ईयर में प्रत्येक साल आपका ऑडिटिंग प्रोसेस चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रीवियस ईयर का कोई किसी आइटम्स को आप दिखा रहे हो या आने वाले नेक्स्ट ईयर के किसी आइटम्स को आप शो कर रहे हो सकता है कि ऐसे कुछ एसेट्स, ऐसे कुछ लायबिलिटीज को आप शो कर सकते हो जो जिसका रिलेशन या तो प्रीवियस ईयर के साथ हो या आने वाले नेक्स्ट ईयर के साथ हो। तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप पीएल अकाउंट के अंतर्गत आइटम्स को दिखा रहे हो, क्या वो सभी आइटम्स आपके करंट ईयर के इनकम या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है या नहीं है। यदि करंट ईयर से रिलेटेड ना हो तो वैसे चीजों को आपको क्या करना होगा, हटाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंट को जो भी आप अकाउंट बना रहे हो तो हमारे अकाउंट्स को बनाने या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के प्रिंसिपल दिए गए हैं जो कि आप क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 11 से ही आप डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट प्रिंसिपल, कन्वेंशन को आपने पढ़ते आए हुए हैं, इसलिए आप जान रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो क्या उस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है, क्या उस प्रिंसिपल्स को ध्यान रखकर बनाया गया है या नहीं। अगर उन प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है तो फिर उसकी भी जांच और उसकी भी वेरिफिकेशन आपको करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स एसेट्स पर डिप्रिसिएशन। आप जानते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फिक्स एसेट होते हैं उस फिक्स एसेट पे, कौन से एसेट पे, फिक्स एसेट पे क्या लगाई जाती है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। डिप्रिसिएशन किसी भी फिक्स एसेट का जब कंटिन्यू आप यूज करते हो तो उसका जो वैल्यू, उसकी जो लाइफ में जो डिक्रीजमेंट आती है उसी डिक्रीजमेंट को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो क्या हमारा जो फिक्स एसेट है, क्या उस फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन लगाई गई है या नहीं लगाई गई है। तो डिप्रिसिएशन को चेक करना और इसी के साथ साथ डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड्स हैं, तो क्या वह कौन से मेथड पर अप्रूवल किया गया था और किस मेथड्स पे उसे कैलकुलेट किया गया, यह भी देखना होता है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में एक्चुअल कॉस्ट किसी भी एसेट्स का, किसी भी लायबिलिटीज का, क्या बैलेंस शीट में एक्चुअल कॉस्ट दिखाया गया है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्चुअल कॉस्ट को हिडन कर लिए और कोई अनदर कॉस्ट आप बना के लिख दिया। तो बिजनेस के अंतर्गत ये मुख्य रूप से वेरिफिकेशन करने के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने वक्त एक ऑडिटर को इन सभी चीजों पर विशेष खास रूप से ध्यान देना होता है, जिसको आप पॉइंट वाइज लिखकर एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे। अब यहीं पर कहता है कि एक ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबल वैल्यूएशन करने वक्त कहां तक हो सकता है। तो आपको पता है कि एक ऑडिटर किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बना रहा है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के चेकिंग करने के बाद आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या देते हो,
रिपोर्ट देते हो। ऑडिटिंग करने के प्रोसेस के बाद आप उसे ऑडिट्स रिपोर्ट देते हो और उसी ऑडिट्स रिपोर्ट के बेस पर वह ऑर्गेनाइजेशन सारा काम करता है, चाहे वो टैक्स पे करने का काम हो या डिविडेंड पे करने का काम हो या डिफरेंट टाइप्स के जितने भी लीगल वर्क होते हैं वो किए जाते हैं। तो उसमें गलत होने पर एक ऑडिटर के ऊपर उसके दायरे तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसे पेनाल्टी दी जा सकती है। अगर उसके द्वारा फ्रॉड की जाएगी तो उसे जेल की सजा हो सकती है, उससे भी ज्यादा हो सकती है तो और क्या हो सकती है, तो उसके लाइसेंस समाप्त हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जिसके बारे में क्लास में हम डिस्कस किए थे उन सभी को आप बताओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब